गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट आज जो हम चैप्टर शुरू करेंगे वो होगा सिविक्स का सिक्स चैप्टर, दैट इज अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। ओके, वेल बेसिकली हम जो इस चैप्टर में कवर करेंगे, सबसे पहले हम उन टॉपिक्स को देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गिव द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। आफ्टर देन वी विल डिस्कस अबाउट द की प्लेयर्स ऑफ आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। मीन्स हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम होगा उसके अंदर जो मेन की प्लेयर है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। After then, we will discuss about the role of police in the investigation and you can say in the investigating of a crime. तो उस वक्त हम जो पुलिस का रोल होगा वो क्या होगा उसे डिस्कस करेंगे। After then, we will discuss about the role of the public prosecutor. पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता कौन है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। Then we will discuss about the role of judge. जज का जो रोल होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और चैप्टर के एंड में हम देखेंगे कि फेयर ट्रायल क्या होती है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर बार बार फेयर ट्रायल के बारे में बात करेंगे। तो उस फेयर ट्रायल होती क्या है इसको डिस्कस करेंगे और उसके एसेंशियल जो एलिमेंट्स हैं, मींस उसके जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं उन सब चीजों को डिस्कस करेंगे। तो आपका जो ये चैप्टर होगा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप इस चैप्टर को कोरिलेट करना अपनी रियल लाइफ से। अगर आप अपनी रियल लाइफ से कोरिलेट करोगे तो आपको थोड़ा ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, तो अच्छा चैप्टर होने वाला है, तो बड़े ध्यान से देखते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द थिंग्स। अगर हम कभी भी किसी एक ऐसे व्यक्ति को देखते हैं हु इज वायलेटिंग अ लॉ, जो कानून तोड़ता है, क्योंकि जीवन में कभी ना कभी हम किसी न किसी इंसान को देखते हैं जिसको देखने से हमें पता चलता है कि ये व्यक्ति अपनी इस एक्टिविटी की वजह से कानून तोड़ रहा है। तो सबसे पहले हमारी जो माइंड में बात आती है वो आती है कि वी मस्ट इन्फॉर्म टू द पुलिस। ये हमारी सबसे पहली, आप कह सकते हो, जो चीज है वो हमारे माइंड में आती है। जब कभी भी कोई भी व्यक्ति कोई भी ऐसी एक्टिविटी करता है जिससे हमें लगता है कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर जो है वो खतरे में आ रहा है या इसकी वजह से हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो सबसे पहली बात जो हमारे माइंड में आती है वो आती है कि हमें किसको इन्फॉर्म करना चाहिए, पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। इवन आप ये रियल लाइफ की बात भी कर सकते हो, मूवी की बात भी कर सकते हो। ये इंसिडेंट कहीं पर भी हो सकती है। ये इंसिडेंट आप अपनी रियल लाइफ की बात भी में भी देख सकते हो, या आप कभी एक कोई मूवी या कोई सीरियल देख रहे हो उस वक्त भी अगर आप ये चीज ऑब्जर्व करते हो कि ये व्यक्ति कानून तोड़ रहा है, इसकी वजह से हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, या आप कह सकते हो सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो हर एक सेंस के अंदर आप वही चीज देखोगे कि आपके माइंड में पहली बात आएगी कि वी मस्ट इन्फॉर्म इट टू द पुलिस। अब पुलिस ऑफिसर क्या करता है? पुलिस ऑफिसर अरेस्ट द एक्यूज्ड। एक्यूज का मतलब है वो व्यक्ति जो क्या करता है, लॉ को वायलेट करता है। एक्यूज इज द पर्सन हु वायलेट द लॉ। ओके, तो पुलिस क्या करती है, सबसे पहले उस एक्यूज को अरेस्ट करती है, देन फाइल अ कंप्लेंट, और उसके बाद कंप्लेंट को फाइल करती है। नाउ लेट्स थिंक अबाउट इट। एज द पुलिस टेंड्स टू अरेस्ट द एक्यूज, it is mostly assumed that the police decide if a person is guilty or not. नॉर्मली हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये चीज का जो डिसीजन है वो लेगी पुलिस कि ये व्यक्ति जो है वो वास्तव में दोषी है या नहीं है, उसे सजा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। नॉर्मली हम ये बात देखते हैं, ये बात सोचते हैं। इवन सबसे ज्यादा इंपैक्ट जो है वो हमारी लाइफ में किसके ऊपर है, जितने भी हम मूवीज देखते हैं या टेलीविजन सीरियल्स देखते हैं उन सबको देखते हैं, उन सब में हम यही देख लेते हैं कि जो पुलिस है वो डिसाइड कर देती है दैट पर्सन इज एक्यूज और नॉट। बट इन रियल सेंस ये पुलिस की ड्यूटी नहीं होती। दैट पर्सन इज जस्ट ओनली एक्यूज पर्सन, उसके ऊपर केवल एक शक है, एक डाउट है। उस व्यक्ति को दोषी मानना या ना मानना वो डिसाइड करेगा आपका जज या आपकी कोर्ट। इस पूरे चैप्टर को हम इसी तरीके से डिस्कस करेंगे, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि प्लीज रिलेट दिस चैप्टर टू योर रियल लाइफ। अपने रियल लाइफ में मींस आपकी खुद की रियल लाइफ नहीं, बल्कि आसपास के जो व्यक्ति है उनकी रियल लाइफ की बात भी कर सकता हूं। ठीक है, नॉर्मली केस क्या होता है, नॉर्मली ये केस नहीं है कि फाइनल डिसीजन कौन लेगा, पुलिस, बल्कि पुलिस क्या करेगी, जस्ट ओनली अरेस्ट दैट पर्सन। वंस द पर्सन इज गेट अरेस्टेड, एक बार वो व्यक्ति अरेस्ट हो गया, नाउ इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कोर्ट to decide whether the person is accused or not, whether the person is guilty or not. ये होता है कोर्ट का काम।
ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कोर्ट की होती है, जो ये डिसाइड करेगी कि वो व्यक्ति दोषी है या नहीं है। केवल पुलिस का काम क्या है, केस को फाइल करना और उसके बाद उसे अरेस्ट करना, ये काम उसका होता है, और उसको जज के सामने पेश करना। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक राइट दिया गया है, जितने भी हमारे अरेस्ट, जिनको भी हम अरेस्ट करते हैं, जिस भी एक्यूज पर्सन को हम अरेस्ट करते हैं, उस व्यक्ति के लिए एक स्पेशल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया है कि उसे हमें एक फेयर ट्रायल, इट मीन्स हमें 24 घंटे के अंदर जज के सामने पेश करना पड़ेगा, और जज के सामने वो फ्री है कि वो अपने आप को डिफेंड भी कर सकता है। उस फेयर ट्रायल, इसीलिए उसको क्या क्या कहा गया, फेयर ट्रायल। उसको 100% मौका मिलेगा कि वो अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करे। तो एक फेयर ट्रायल की जाती है, और उस फेयर ट्रायल के दौरान में ही जज डिसाइड करता है कि दैट पर्सन इज गिल्टी और नॉट, क्या वो व्यक्ति दोषी है या नहीं है, क्या उसे सजा मिलनी है या नहीं मिलनी है। ये प्रोसीजर जो है वो चलती है। आर्टिकल 28 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये क्या कहता है, इफ अ पर्सन हैज बीन अरेस्टेड, it is the fundamental right of that accused person, that arrested person to get defended by a lawyer। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये 22 आर्टिकल में ये राइट दिया गया है, अगर पुलिस किसी भी व्यक्ति को डाउट के ऊपर, संदेह की वजह से, क्योंकि जिसको भी हम अरेस्ट करेंगे ये हम केवल संदेह के ऊपर या डाउट के आधार पे अरेस्ट करेंगे, कंफर्म नहीं होगा, केवल हम उसके जो एविडेंस है या सिचुएशन है वो जस्ट ओनली उस व्यक्ति के खिलाफ है, इसलिए हमने उस व्यक्ति को अरेस्ट किया है। आर्टिकल 22 के अकॉर्डिंग उस व्यक्ति के पास अधिकार है कि वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए लॉयर को हायर कर सकता है, ठीक है। बट ये सिचुएशन अमीर व्यक्ति के लिए नहीं, पुअर पर्सन के लिए भी है। ऐसी भी तो सिचुएशन हो सकती है कि पुअर पीपल जो है वो लॉयर को हायर नहीं कर सकते। तो उस आधार पे गवर्नमेंट ने आर्टिकल 39A बनाया, जहां पर ये ड्यूटी गवर्नमेंट की लगा दी, जहां पर ये ड्यूटी कंट्री की लगा दी कि अगर वो व्यक्ति पुअर है, अगर उस व्यक्ति के पास पैसे नहीं है कि वो अपने लिए एक लॉयर को हायर कर ले, उस सिचुएशन में गवर्नमेंट उसे एक लॉयर प्रोवाइड करेगी। तो ये सिचुएशन जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड की गई है। इट मींस जस्ट ओनली हमने उस व्यक्ति को सिचुएशन के आधार पे अरेस्ट किया है, दैट पर्सन इज गिल्टी और नॉट, वो डिसाइड करेगा जज, और जज जब डिसाइड करेगा उससे पहले एक स्पेशल फेयर ट्रायल होगी, और उस फेयर ट्रायल के अंदर उस व्यक्ति को, उस एक्यूज पर्सन के पास राइट होता है कि वो अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, वो अपने बचाने के लिए लॉयर को हायर भी कर सकता है। और उस सिचुएशन में अगर वो अपने वो इस तरह वो व्यक्ति पुअर है, तो उस सिचुएशन में उस व्यक्ति को अधिकार होता है कि वो व्यक्ति जो गवर्नमेंट होती है उसे लॉयर प्रोवाइड करती है। ओके, सो तो हम बार बार क्रिमिनल जस्टिस की बात कर रहे हैं, चैप्टर है आपका क्रिमिनल जस्टिस। तो सबसे पहले हमें क्रिमिनल जस्टिस के बारे में ही पता होना चाहिए कि क्रिमिनल जस्टिस होता क्या है। इट इज अ सिस्टम ऑफ प्रैक्टिसेस एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की कुछ इंस्टीट्यूशन होते हैं और उनकी कुछ आप कह सकते हो प्रोसेस एंड प्रक्रियाएं होती है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, सोशल कंट्रोल मेंटेन करते हैं, साथ ही साथ क्राइम को मिटिगेट खत्म करते हैं, या डिटेरिंग या उसे रोकते हैं, और सेंसरिंग मीन सेंसन करते हैं क्या चीज, दोज हु वायलेट लॉज विद क्रिमिनल पेनल्टीज और एंड रिहेबिलिटेशन एफर्ट्स। या फिर क्या करेंगे, जो व्यक्ति वायलेट करेंगे उन व्यक्ति को पेनल्टीज पे करनी पड़ेगी, या कई बार क्या हो सकता है कि वो उस व्यक्ति को रिहेबिलिटेट करने की भी कोशिश कर सकते हैं। मीन्स एक व्यक्ति जो दोषी है, क्योंकि हमने आमतौर पे यही बात सुनी है ना कि कोई भी व्यक्ति जन्म से कभी भी कोई एक तरीके से चोर नहीं होता, या आरोपी नहीं होता, या कह सकते हो कि गिल्टी नहीं होता, उसे सरकमस्टांसेस या सोसाइटी में बना देती है। जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड, जो क्रिमिनल मैनर से पकड़े जाते हैं बट उनका रिकॉर्ड अच्छा होता है, तो उस सिचुएशन में जो गवर्नमेंट है वो उनको रिहेबिलिटेट करने की भी कोशिश करती है। तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द क्रिमिनल जस्टिस। इट्स अ सिस्टम ऑफ द प्रैक्टिस एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट directed at upholding the social control, and you can say deterring and mitigate the crime, and sometimes it sanction those who violate laws with criminal penalties and rehabilitation efforts। ये सारा का सारा क्रिमिनल जस्टिस के अकॉर्डिंग आता है। मींस समाज के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, उसके लिए जो गवर्नमेंट जो भी एफर्ट करती है वो सारी की सारी प्रोसेस आपकी क्रिमिनल जस्टिस में आती है। उस सिचुएशन में वो क्या कर सकती है, वो
क्राइम को मिटिगेट करने के लिए, क्राइम को खत्म करने के लिए सिचुएशन ये भी कर सकती है कि क्रिमिनल्स के ऊपर हाई पेनल्टीज भी लगा सकती है, जुर्माना भी लगा सकती है, या उन्हें कुछ समय के लिए जेल में बंद भी कर सकती है। ठीक है, तो कोई भी एफर्ट जो कि देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए किया गया है, वो आपका क्रिमिनल जस्टिस कहलाता है। ओके, इसी चीज को आगे पढ़ते हैं। अब क्रिमिनल जस्टिस के अंदर जो की प्लेयर्स है उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर मैं क्रिमिनल जस्टिस की बात करता हूं तो देयर आर 4 की प्लेयर्स इन दिस सिस्टम। इस पूरे सिस्टम में 4 व्यक्ति जो होते हैं, जो 4 की प्लेयर्स हैं, वो मेन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फर्स्ट वन इज द पुलिस, ये सबसे पहली है। सेकेंड वन इज द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, द थर्ड वन इज द डिफेंस लॉयर, एंड द फोर्थ वन इज द जज। These are the 4 key players which play a major role in this criminal justice system. अब इन्हीं व्यक्तियों के हम रोल को यहां पर इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ओके, इस चैप्टर में हम यही चीज डिस्कस करेंगे कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को इंप्लीमेंट करने के लिए पुलिस का क्या रोल है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या रोल निभाती है। हमें पता भी होना चाहिए कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता कौन है, इस चीज का पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो डिफेंस लॉयर है वो क्या रोल निभाएगा, और जो जज है उसका क्या रोल होगा। तो इन सब चीजों को हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द रोल ऑफ पुलिस इन दिस सिचुएशन एंड इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, यू कैन से। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पुलिस का मेन रोल क्या होता है। मेजर एंड यू कैन से द मेन फंक्शन ऑफ द पुलिस इज जस्ट ओनली टू इन्वेस्टिगेट एनी कंप्लेंट अबाउट द कमीशन ऑफ एनी क्राइम। मीन्स मान लीजिए उसके पास कोई भी इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई भी रिपोर्ट आती है, कोई भी एफआईआर आती है, तो उस एफआईआर के आधार पे सबसे पहला उसका काम होता है कि उसको इन्वेस्टिगेट करे, उसकी छानबीन करे। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन का मतलब पता होना चाहिए हमें इन्वेस्टिगेशन क्या होती है। इट इंक्लूड्स रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑफ द विटनेसेस एंड कलेक्टिंग डिफरेंट काइंड ऑफ द एविडेंस। मीन्स क्राइम के बारे में सूचना एफआईआर के माध्यम से मिल चुकी है, अब पुलिस का काम है टू इन्वेस्टिगेट द कंप्लेंट। ठीक है, वो उस क्राइम से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन करेगी। तो उस इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्या होता है, विटनेस की स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करना, सेकंड थिंग डिफरेंट जो एविडेंस है उन सबको इकट्ठा करना। ये टोटल जो होल प्रोसेस होती है दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टिगेशन, वो इन्वेस्टिगेशन होती है। एंड दिस इज द मेजर फंक्शन ऑफ द पुलिस, इस पुलिस का सबसे मेजर फंक्शन माना जाता है। ओके, नाउ ऑन द बेस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, अब इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है, अब होगा क्या, द पुलिस आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन ओपिनियन। वो अपना एक ओपिनियन क्रिएट करेगी, वो अपना एक चार्जशीट फाइल तैयार करेगी। उस चार्जशीट के अंदर वो क्या लिखेगी, वो क्राइम मींस एफआईआर किसने लिखी है, किसने दी है, उसके बाद उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन किया गया, कौन कौन से विटनेस से मिले, आई विटनेस है या क्या है, उन्होंने क्या अपना आप कह सकते हो रिकॉर्ड दिया, उसके बाद उन्होंने अलग जो डिफरेंट एविडेंस क्रिएट किए हैं वो कौन कौन से होते हैं। वो एक तरीके से अपना एक ओपिनियन प्रिपेयर करके एक चार्जशीट बनाती है, और उस चार्जशीट को पुलिस क्या करती है, फिर कोर्ट में फाइल कर देती है, कोर्ट में दे देती है। देन इट्स अप टू द कोर्ट टू डिसाइड द एक्यूज पर्सन इज गिल्टी और नॉट। फिर उस चार्जशीट के बाद जो कोर्ट है उसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, पुलिस का काम नियर अबाउट यहां पर खत्म हो जाता है। Now the police can't decide whether a person is guilty or innocent. It is the responsibility of the judges. It is the responsibility of the judiciary. ठीक है, पुलिस यहाँ पर डिसाइड ये नहीं करेगी कि जो व्यक्ति है वो गिल्टी है या नहीं है, वो जस्ट ओनली एविडेंस को प्रिपेयर करेगी, वो जस्ट ओनली क्या करेगी, विटनेस की स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेगी, उसके आधार पे अपना एक फॉर्म ओपिनियन प्रिपेयर करेगी, चार्जशीट बनाएगी, और उस चार्जशीट को वो कोर्ट में जमा कर देगी, डिपॉजिट कर देगी। देन टोटल प्रोसेस जज की चलेगी, टोटल प्रोसेस जुडिशरी की चलेगी, जो ये डिसाइड करेगी कि जो ये व्यक्ति है वो गिल्टी है या नहीं है। द पुलिस जस्ट इन्वेस्टिगेशन always have to be conducted in according to the law and you can say with full respect of the human right. अब यहां पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो उसके अंदर वो ये नहीं होगा कि वो अपनी पावर का मिसयूज करे। एज पर द रूल, जो रूल होगा उस रूल के अकॉर्डिंग वो काम करेंगे। अगर ह्यूमन राइट जो प्रोवाइड किए गए उन ह्यूमन राइट को वो डिफेंड भी करेंगे, उन ह्यूमन राइट की रिस्पेक्ट भी करेंगे, देन वो अपनी इन्वेस्टिगेशन करेंगे।
मीन्स एक जस्ट मैनर से, एक फेयर मैनर से वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तब वो फाइंड आउट करेंगे, उस इन्वेस्टिगेशन के आधार पे अपनी चार्जशीट बनाएंगे, ठीक है। एंड एवरी अरेस्टेड पर्सन हैज द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट एज पर द आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड क्रिमिनल लॉ। आर्टिकल 22 के अकॉर्डिंग जो फंडामेंटल राइट है वो प्रोवाइड किए गए हैं क्रिमिनल्स को, तो वो क्या होंगे वो हम आगे पढ़ेंगे। मीन्स आर्टिकल 22 ने एक अरेस्टेड पर्सन को क्या क्या राइट दिए गए हैं, एक पर्सन जो डिटेन्ड कर दिया गया है उसके क्या राइट है, उनको हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम जस्ट ओनली कंसंट्रेट कर रहे हैं पुलिस की जो आप कह सकते हो रोल होता है इस पूरी प्रोसेस के अंदर, वो क्या है। अब लेट्स थिंक अबाउट द अदर फंक्शंस ऑफ द पुलिस। इन्वेस्टिगेशन तो करना एक उनका मेन काम है, जिसमें चार्जशीट वगैरह फाइल कर दी। इसका अदर जो उनके अदर फंक्शंस हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहला काम जो उनका होता है वो होता है इन्फोर्समेंट ऑफ द लॉ। जो कानून बनाया गया है वो प्रॉपर मैनर से इंप्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सारा काम जो होता है वो पुलिस को करना होता है। उसको मेंटेन करना, उसको इंप्लीमेंट करना, ये सारा काम जो है वो पुलिस का होता है। सेकंड, मेंटेनेंस ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी। सोसाइटी में किसी भी प्रकार की कोई अनार्की ना हो, या सोसाइटी में किसी प्रकार की कोई भी अराजकता ना फैली हो, सोसाइटी में किसी प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर कोई तोड़ ना रहा हो। तो उस लॉ एंड ऑर्डर जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रिपेयर किया है या जो भी इंप्लीमेंट किया है, वो उसको मेंटेन करने का जो काम होता है वो पुलिस का होता है। टू प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ द क्राइम, किसी भी प्रकार का कोई भी क्राइम सोसाइटी में ना हो, इसको रोकने का काम भी पुलिस का होता है। टू कर्टेल द क्राइम बाय ऑल पॉसिबल लीगल मीन्स, किसी भी प्रकार का अगर कोई क्राइम होता है, हर एक लीगल प्रोसेस के माध्यम से उसे रोकने की कोशिश करना, ये भी पुलिस का काम। टू डिटेक्ट एंड ब्रिंग ऑफेंडर्स टू जस्टिस, अगर कोई कानून तोड़ता है उस व्यक्ति को डिटेक्शन भी करनी है, ढूंढना भी है, और उससे कोर्ट के सामने पेश भी करना है, न्याय भी दिलाना है अगर किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होती है। ये काम भी एक तरीके से पुलिस का होता है। एंड टू सर्व एंड प्रोटेक्ट द सिटीजन, देयर लाइफ एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द कंट्री, देश के अंदर जो नागरिक है उनको प्रोटेक्ट करना, उनकी जिंदगी की रक्षा करना, उनकी प्रॉपर्टी की रक्षा करना, ये सारे अधिकार जो होते हैं, ये सारे जो फंक्शंस होते हैं, दे आर द फंक्शन ऑफ द पुलिस। तो इस तरीके से आपको पता चल गया कि हमारी जो पुलिस है उसकी क्या आप कह सकते हो रोल होता है, ठीक है। तो हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसके अंदर जो पुलिस है उसका रोल ये है, ठीक है। इस तरीके से रोल हमारा खत्म होता है पुलिस का। अब हमारे कुछ राइट्स हैं जो कि अरेस्टेड पर्सन के हैं। इन सब चीजों को हम कल की जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई थिंक आज का जो लेक्चर है वो आपको सबको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।